हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज से अपने इस चैनल पर हम चालू कर रही है। आइए देरी न करते हुए हम समझ लेते हैं फिजिक्स होता क्या है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका मतलब होता है नेचुरल इंसिडेंट अर्थात परावर्तित घटनाएं। तो यहाँ से आप फिजिक्स की क्या परिभाषा बना सकते हो। विज्ञान की वह ऐसा था जिसमें परावर्तित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की वह ऐसा था जिसमें परावर्तित घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। मतलब हमारे आसपास जितने भी चारों ओर परावर्तित घटनाएं हो रही है, जैसे पानी है, पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, वो ऐसा क्यों करता है, इस तरह हम फिजिक्स में पढ़े थे। आकाश में इंद्रधनुष बनता है, आखिर इंद्रधनुष आकाश में क्यों बनता है और कैसे बनता है। जितने भी ये प्राकृतिक घटनाएं हो रही है, इन सभी का अध्ययन हम किस चीज में कर रहे थे, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाला है। आपने देखा होगा तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे क्यों टिमटिमा रही है भाई, अपने आप में नेचुरल फिनोमेना है। तो जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती है, उन सभी का अध्ययन हम फिजिक्स के अंतर्गत करते हैं। आपने देखा होगा अगर आप बस में जा रहे हो, जैसे ही बस चलती हुई अचानक से रुक जाती है तो आप आगे की ओर गिर जाते हो। एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है, वो भी हम फिजिक्स के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। यानी अर्थात हम कह सकते हैं विज्ञान की वह ऐसा था जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब देखिए मित्रों, हमारे सिलेबस में जो क्लास 12 का फिजिक्स है, हमारे पास पहले यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12th के फिजिक्स में हमारे पास पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हिंदी में इसे स्थिर वैद्युतिकी बोला जाता है, स्थिर वैद्युतिकी। आइए अब हम इस ब्रांच तो ही समझ लेते हैं आखिर स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है। स्थिरता मतलब होता है रुका हुआ, स्थिरता मतलब होता है दोस्तों रुका हुआ, और वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेश। अर्थात हम कह सकते हैं भौतिक विज्ञान की वैसा था भाई, स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है। भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अगर आप इसकी परिभाषा लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें रुके हुए आवेश व उससे संबंधित गुण धर्मों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। शॉर्ट में आप बोल सकते हो रुके हुए आवेश का अध्ययन स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत किया जाता है। तो स्थिर वैद्युतिकी में क्या होगा, आवेश रुका हुआ होगा और हमें आवेश के रुकने पर ही जो जो घटनाएं होने वाली है उन सभी का अध्ययन करना है। आइए अब हम स्थिर वैद्युतिकी को दो भागों में बांट रखा है आपके सिलेबस के आधार पर। स्थिर वैद्युतिकी में हमारे पास दो चैप्टर है। चैप्टर 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इसी यूनिट में हमारे पास दूसरा चैप्टर दे रखा है, एनसीईआरटी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये हमारे पास स्थिर वैद्युत के दो चैप्टर सिलेबस में दिए हुए हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र और दूसरा स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। उम्मीद है मित्रों आप तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक बार फिर सुने, हमने सबसे पहले भौतिक विज्ञान बताया। भौतिक विज्ञान गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना है, मतलब जो ये फिजिक्स शब्द है इसकी उत्पत्ति गणित भाषा के शब्द फ्यूसिस से हुई है, जिसका मतलब होता है नेचुरल इंसिडेंट। अर्थात हम फिजिक्स की यहाँ परिभाषा बना सकते हैं, विज्ञान की वैसा था जिसमें प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब क्लास 12 के हिसाब से हमारे पास पहली यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। स्थिरता मतलब होता है रुका हुआ, वैद्युतिकी मतलब होता है आवेश। मतलब भौतिक विज्ञान की वैसा था जिसमें रुके हुए आवेश का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। अब स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत आपके सिलेबस के हिसाब से दो चैप्टर दे रखे हैं हमें। चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, चैप्टर 2 है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। आइए आज हम अपना पहला चैप्टर चालू कर लेते हैं, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता तो हमारा दूसरा चैप्टर है, ये हमें बाद में पढ़ना है। आज हम पहला चैप्टर चालू करते हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हमारे पास चैप्टर फर्स्ट है, आज से हम चैप्टर फर्स्ट चालू कर रहे हैं, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र।
विद्युत आवेश, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। आखिर आवेश क्या है, क्या इसका मतलब होता है, क्या था डेली लाइफ में इसका यूज है, इन सभी का अध्ययन हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। हम आवेश व उससे निर्मित क्षेत्र का अध्ययन इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आवेश के बारे में पढ़ लेते हैं। ये विद्युत आवेश क्या था, कैसे उत्पन्न हुआ, कौन कौन से साइंटिस्ट थे जिसने इसमें अपना योगदान दिया। तो हमारे पास सबसे पहले हमें देखना है इसमें आवेश का इतिहास। आवेश का इतिहास भाई, विद्युत आवेश जैसे आपका चैप्टर का नाम है, तो मुझे लगता है कि आवेश का इतिहास के बारे में बात थोड़ी बहुत होनी चाहिए। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, थोड़ा शॉर्ट में मैं इसको बताने की कोशिश करूँगा, अन्यथा 1 घंटा इस पर ही चला जाएगा। तो विद्युत आवेश तस्वीर 600 BC की बात है दोस्तों, 600 BC बिफोर क्राइस्ट, अर्थात 600 ईसा पूर्व की बात है। 600 ईसा पूर्व एक दार्शनिक थे यूनान के, एक यूनानी दार्शनिक थे हमारे पास, यूनानी दार्शनिक थेल्स, यूनानी दार्शनिक थेल्स। 600 BC में यूनानी दार्शनिक थेल्स बाल्टिक सागर के किनारे बैठे हुए थे। ये बाल्टिक सागर के किनारे बैठे हुए थे, बाल्टिक सागर के किनारे बैठे हुए थे। इन्होंने वहां पर एक हल्का चिपचिपा पदार्थ देखा जिसको अंबर कहा जाता है। 1600 BC में यूनानी दार्शनिक थेल्स बाल्टिक सागर के किनारे बैठे हुए थे। इन्होंने वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ अंबर पाया, या फिर वहां पर इन्हें एक चिपचिपा पदार्थ अंबर मिला। इन्हें वहां पर एक चिपचिपा पदार्थ अंबर मिला, अंबर या फिर एम्बर, एम्बर मिला। इन्होंने क्या किया, जब इस चिपचिपे पदार्थ एम्बर को जानवरों की खाल से लगा, इन्होंने क्या किया, जब चिपचिपे पदार्थ एम्बर को जानवर की खाल से लगा, तो इन्होंने देखा कि वह क्या करता है, हल्की वस्तु तो अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। जैसे ही इन्होंने एम्बर को जानवरों की खाल से लगा, तो इन्होंने देखा कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े या फिर छोटी छोटी वस्तु तो अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। थेल्स इसके बारे में ज्यादा नहीं बता पाए, वे इतना ही बता पाए कि जब मैंने अंबर को जानवर की खाल से लड़ा, अंबर भी बोल देते हैं इसको, जब अंबर को जानवर की खाल से लड़ा, तो ये छोटे छोटे विद्युत रोधी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। विद्युत रोधी अर्थात अचालक, उचालक, ये छोटे छोटे उचालक पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। इसके बारे में ये नहीं बता पाई आखिर ऐसा क्यों हुआ। फिर बात आती है 1603 की। 1603 में डॉक्टर जिल्बर्ट 1603 में यह बात डॉक्टर जिल्बर्ट ने सुनी, इधर उधर से सुनी, उनके कानों तक पहुंची। अब जैसे भी मंजूर हो आप मान सकते हैं। तो जैसे ही 1603 में यह बात, एम्बर वाली बात कि भाई ये वस्तु तो आकर्षित करने लग जा रहा है, डॉक्टर जिल्बर्ट ने सुनी, तो डॉक्टर जिल्बर्ट ने बोला कि जब हम दो परस्पर विद्युत रोधी पदार्थों तो आपस में रगड़ते हैं, विद्युत रोधी का मतलब खुचालत, डॉक्टर जिल्बर्ट क्या कह रही है, जब हम दो विद्युत रोधी पदार्थों तो भिन्न पदार्थ होने चाहिए, भिन्न विद्युत रोधी, जब हम दो भिन्न विद्युत रोधी पदार्थों तो आपस में रगड़ते हैं, तो उन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। भाई उन्होंने तो बताया था कि भाई ये क्या करते हैं, दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसने उनकी बात तो थोड़ा सा और घुमा दिया, इन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं बताया, ये भी वही तैयार रही है, इसमें थोड़ी अपने लैंग्वेज बदल दी डॉक्टर जिल्बर्ट ने। ये तैयार रही है, जब आप दो भिन्न विद्युत रोधी पदार्थों तो आपस में रगड़ते हो, तो उन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। और थेल्स ने क्या बताया था कि वो आकर्षित करने लग जाता है। और 1603 में डॉक्टर जिल्बर्ट ने क्या बोला कि वो हल्के सूक्ष्म पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का उसमें गुण आ जाता है। ठीक है साहब, ये डॉक्टर जिल्बर्ट ने बता दिया। अभी तक क्या हो रहा है, कुछ तथ्य नहीं पता चला आखिर एक्चुअल में ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे पास डॉक्टर ब्राउन, नंबर 3 पर आते हैं डॉक्टर ब्राउन। ध्यान से सुनना मित्रों, ध्यान से सुनना। डॉक्टर ब्राउन क्या कहना चाह रहे हैं, जब हम दो विद्युत रोधी पदार्थों तो आपस में रगड़ते हैं, तो विद्युत रोधी पदार्थों तो आपस में रगड़ने से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा, आपस में रगड़ने से जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उसको इन्होंने विद्युत दिया, विद्युत नाम दिया। मतलब डॉक्टर ब्राउन के अनुसार जब हम दो विद्युत रोधी पदार्थों तो आपस में रगड़ते हैं, तो वहां पर जो उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा होती है उसे इन्होंने विद्युत नाम दिया, अर्थात वहां पर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है।
और जिन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है वह पदार्थ वैद्युत में हो जाता है, अर्थात वह आवेशित हो जाता है। मतलब इन्होंने क्या ये सीधा सीधा क्या दे रहे हैं, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो रही है। डॉक्टर दिलबर्ट सीधा सीधा बता रहे हैं यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा, भाई जब आप दो भिन्न विद्युत रोधी पदार्थों को आपस में लड़ रहे हैं तो लड़ने से क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा बनती है और वह यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत में रूपांतरित हो जाती है। और जिन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है वह पदार्थ वैद्युत में अर्थात आवेशित हो जाता है। यानी इन सब के पीछे का कारण क्या था, जब वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी अर्थात वे वस्तु आवेशित हो चुकी थी, ऐसा डॉक्टर ब्राउन बता रहे हैं कि जब दो विद्युतरोधी पदार्थों तो आपस में लड़ते हैं तो लड़ने से उत्पन्न यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है तथा जिन पदार्थों में हल्के सूक्ष्म कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है वह पदार्थ आवेशित अर्थात वैद्युत में हो जाता है। मतलब अर्थात जब वस्तु पर आवेश आ गया तभी वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करने लग जाती है। तो इस आधार पर हम अब आवेश की परिभाषा बना देते हैं। एक्चुअल में आवेश क्या होता है आपने इतिहास सुन लिया धीरे धीरे, यानी जो भी एट्रैक्शन की कंडीशन हो रही थी, वस्तु एक दूसरे को आकर्षित कर रही है, किस वजह से आकर्षित कर रही है, ये आवेश की वजह से ही आकर्षित कर रही है, क्योंकि लगने से वस्तु आवेशित हो जाती है। तो इस आधार पर हम वैद्युत आवेश की क्या परिभाषाएं बना सकते हैं, वैद्युत आवेश की परिभाषा, वैद्युत आवेश। तो इन तीनों तथ्य पर हम वैद्युत आवेश की क्या परिभाषा बना सकते हैं। वैद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है। वैद्युत आवेश किसी वस्तु या पदार्थ का वह मूलभूत गुण होता है जिससे तरणी अन्य उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। एक और ध्यान से सुने, क्लास में याद करा दूंगा बच्चों, ये मेरी गारंटी। अगर आपने मुझे शुरू से लास्ट तक देख लिया, ये तो मैंने हिस्ट्री बताई थी, भले आप इसको याद कहाँ रखे, मैंने बता दिया, चलो मैं ऐसा ही हुआ। अब आप यहाँ से भी याद रख सकते हो, आपके सिलेबस में यहाँ से चालू होता है वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है। ये मूलभूत गुणधर्म क्या होता है, सबसे पहले समझ लेते हैं। यानी ये वस्तु के अंदर ही विद्यमान होता है, इसे हम मूलभूत गुणधर्म कहते हैं। एक तरह सुने, फील नहीं आ रहा ना, मैं फील कराता हूँ आपको। जैसे सूर्य की किरणें होती है, सूर्य की किरणें जैसे ही धरातल पर आती है तो वो उसमें जनरेट करती है, अर्थात वस्तु तो गर्म करने लगती है, क्योंकि ये सूर्य की किरणें का मूलभूत गुणधर्म है। उसी प्रकार पानी है, पानी बहता है, भाई हम पूछ लेते आपसे पानी बह ही क्यों रहा है, क्योंकि उसकी मूलभूत गुणधर्म है। समझ पाए। तो मूलभूत का मतलब होता है वस्तु के अंदर ही विद्यमान है, अंतर्निहित है। जैसे आग है, आग जलती है क्यों, क्योंकि उसका गुणधर्म है। उसी प्रकार से माता पिता है, हमसे बहुत सारा प्यार करते हैं, उनका गुणधर्म है कि माता पिता हमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उसी प्रकार ये भी क्या है, जैसे कि सूर्य की किरणों का गुणधर्म होता है गर्माहट पैदा करना, पानी का गुणधर्म होता है बहना, माता पिता का गुणधर्म होता है प्यार करना, उसी प्रकार ये वस्तु का मूलभूत गुणधर्म है। बताओ समझ पाए दोस्तों। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है जिससे प्राणी है अन्य उदासीन वस्तु तो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। कैसे सर, मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मैंने इस मार्कर को अपने बालों से रगड़ा, जैसे ही मैंने मार्कर को बालों से रगड़ा तो ये क्या करता है, अगर आप इस कागज के छोटे छोटे टुकड़े लाओगे तो ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े तो अपनी ओर आकर्षित करने लग जाएगा, क्योंकि यह अब आवेशित हो गया। पहले ऐसा नहीं कर रहा था क्योंकि पहले उदासीन था, लेकिन जैसे ही मैंने इस मार्कर को बालों से रगड़ा और आप इसके पास कागज के छोटे छोटे टुकड़े लेकर आओगे तो ये उनको आकर्षित करने लगेगा। भाई कागज तो उदासीन है और जैसे मैंने इस पर रब किया ये आवेशित हो गया। अब क्या कर रहा है, ये पदार्थ का मूलभूत गुण है, ये आवेशित वस्तु आवेशित हो गया। अब ये उदासीन कागज है, उदासीन वस्तु तो अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेशित वस्तु हमेशा उदासीन वस्तु तो आकर्षित ही करेगी, ये बात आपको याद रखनी है। तो आवेश क्या है, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म, किसी पदार्थ का, समझदारी हो जाए आप मित्रों, किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है आवेश। आवेश की आशा लिखना आप, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिससे वह पदार्थ, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिससे वह पदार्थ मतलब आवेशित पदार्थ अन्य उदासीन वस्तु तो
अन्य उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। आवेश क्या है? आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुण है जिससे वह पदार्थ अन्य उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इसके उदाहरण समझ लीजिए। आवेश के उदाहरण अभी मैंने आपको आवेश के उदाहरण बताए थे। मान लीजिए अब की बार आपने कंघा ले लिया, कंघे तो हमने बालों से धरा। जब कंघे तो हम बालों से धरते हो तो वह क्या करता है, उसके पास आवेश आ जाता है और वह अन्य हल्की सूक्ष्म पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। पहले तो तुम ऐसा नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे आपने उसी बालों से धरा, अब तुम क्या हो गया, आवेशित हो गया। अब वह अन्य हल्की वस्तु तो अपनी ओर आकर्षित करने लग जाता है। उदाहरण लिख लीजिए इसका, बालों से या फिर बालों पर कंघा रगड़ने से, बालों पर कंघा रगड़ने से कागज के टुकड़े का आकर्षित हो जाना, कागज के टुकड़ों का आकर्षित हो जाना, आकर्षित हो जाना। भाई पता चलता है आवेश क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। अब मित्रों, आवेशित अदिश राशि है, इसे क्यू से प्रदर्शित करते हैं। आवेश एक अदिश राशि, आप तो एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। आवेश एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। इसे क्यू से क्यू से प्रदर्शित करते हैं। समझ पाए दोस्तों? अब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पता हम कैसे करेंगे? आइए अब हम समझ लेते हैं। अगर कोई वस्तु आवेशित है या नहीं तो उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं। अब कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं? उसके लिए पत्र आता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, उसके लिए हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। तो कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, लिखो आप, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, इसके लिए हम एक उपकरण स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का यूज करते हैं। मतलब अगर हमें ये देखना है किसी वस्तु पर कि वो आवेशित है या नहीं, उसके लिए हम स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी का प्रयोग करते हैं। आखिर ये स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी क्या होता है? इसमें क्या होता है, धातु की प्लेट होती है ऐसी। ये क्या है? धातु की चकती भी आप इसे बोल सकते हो। ये होती है धातु की चकती या प्लेट, धातु की चकती या प्लेट। ये धातु की चकती हो गई। यहाँ पर आपने धातु की छड़ जोड़ रखी है, ये है धातु की छड़, धातु की छड़। और यहाँ पर आपने स्वर्ण पत्र लगा रखी है, स्वर्ण पत्र अर्थात सोने की बहुत पतली पतली परत जोड़ रखी है आपने। भाई स्वर्ण पत्र, सोना धातु है, इसलिए हमने यहाँ क्या रखा है, स्वर्ण पत्र लगा रखे है, दो इधर भी और इधर भी। स्वर्ण पत्र सोने की बहुत पतली पन्नी की तरह परत होती है, ये स्वर्ण पत्र है। स्वर्ण पत्र उड़े ना, भाई हवा के साथ उड़ भी सकता है क्योंकि ये बहुत पतली परत है। इसलिए हम इस व्यवस्था को एक कांच के डब्बे में बंद कर देते हैं इस प्रकार से। अब ये जो पूरा का पूरा उपकरण बना है, इसे बोला जाता है स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी। इससे यह पता चलता है कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। ध्यान से समझो मित्रों। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर कोई धनावेशित वस्तु है, या यहाँ पर कोई ऋणावेशित वस्तु है, या यहाँ पर कोई ऋणावेशित वस्तु है। तो धनावेशित है या ऋणावेशित। मैंने क्या किया, एक वस्तु उठा लो आप, या तो धनावेशित उठा लो या ऋणावेशित। मैंने इस धनावेशित वस्तु को इस संपर्क में ला दिया, संपर्क में नहीं, सॉरी,
मैंने इस धनावेशित वस्तु को इस धातु की चपटी से स्पर्श करा दिया। जैसे ही मैंने इस धनावेश प्लेट को धातु की चपटी से स्पर्श कराया तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर होता हुआ चालक के अंदर आ जाता है, ऐसे आ गया। और चालक के अंदर से इधर इधर सतह पर होता होता धातु की छड़ पर आ जाता है। जैसे ही आपने धनावेश धातु की चपटी पर स्पर्श कराया, स्पर्श बिंदु से होता हुआ इसकी सतह पर आ गया और सतह से होता हुआ धातु की प्लेट पर आ गया। अब धातु की प्लेट पर आवेश आता आता तो वहां पर पहुंचता है मेरे दोस्तों, स्वर्ण पत्र पर चला गया, स्वर्ण पत्र पर चला गया। और जैसे इस स्वर्ण पत्र पर आवेश चला गया, ये तो समान प्रतीत आवेश दिखाई दे रहा है, स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं, ये पत्र इधर चला जाता है सोने का, ये इधर स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं। इससे यह पता चलता है कि वस्तु आवेशित है। अगर स्वर्ण पत्र ना फैले तो वस्तु निरावेशित है। एक बार फिर सुने, यहां से आपने स्पर्श कराया, आवेश सतह पर चला गया, सतह पर जाते जाते धातु की छड़ पर चला गया और धातु की छड़ से जाते जाते आवेश कहां पर चला गया, स्वर्ण पत्र पर चला गया। अब स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं। अगर स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं तो वस्तु आवेशित है। अगर स्वर्ण पत्र नहीं फैलते तो वस्तु निरावेशित है। लेकिन याद रखना दोस्तों, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं उससे तो स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी बता सकता है कि कोई वस्तु आवेशित है या नहीं। लेकिन कोई वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है उससे स्वर्ण पत्र से पता नहीं चलेगा। स्वर्ण पत्र केवल यह बताता है, ये बात नोट कीजिएगा, नोट। स्वर्ण पत्र से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं। स्वर्ण पत्र से हम यह ज्ञात कर सकते हैं, यह ज्ञात कर सकते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं। ये पता नहीं कर सकते, ये पता नहीं लगा सकते कि वस्तु धनावेशित है या ऋणावेशित है, धनावेशित है या ऋणावेशित है, या ऋणावेशित है। आप सोच रहे होंगे आपने पता तो लगा लिया आवेशित है, लेकिन हम कह रहे ऐसा नहीं बता सकते कि वस्तु ऋणावेशित है या आवेशित है। आइए ऐसा है, सत्य होता है, ध्यान से सुनिएगा। मैं यहाँ पर अब पहली बार क्या किया, मैंने धनावेशित छड़ टच कराई तो धातु की सतह से होता हुआ धातु की छड़ पर आ गया और छड़ पर आते आते आवेश कहां पर आ गया, स्वर्ण पत्र पर आ गया। अब और मैंने क्या किया, ऋणावेश टच करा दिया। जैसे मैं ऋणावेश टच कराऊंगा तो यहाँ पर भी ऋणावेशित तो आवेश हो जाएगा, स्वर्ण पत्र तो तब भी फैल जाएगा। लेकिन हम एक्चुअल में हमें ये तो नहीं पता कि हमने वहां पर कंडीशन में जब हम चेक करते वहां पर हमें ये नहीं पता रहता कि हम धनावेशित से चेक करें ऋणावेशित से, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता वो वस्तु आवेशित है नहीं। बस इतना पता है कि स्वर्ण पत्र फैल जाएगा। अगर स्वर्ण पत्र फैल जाते हैं तो हम पता लगते हैं कि वस्तु आवेशित है या नहीं। समझ पाए दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही फुल डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।